हेलो क्लास 11। हम लोग ने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 ऑफ योर केमिस्ट्री दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था एंड हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टडी किए वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। साथ ही साथ हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी स्टडी किया था एंड जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने कैसे एटम के अंदर के जो और सब पार्टिकल्स है उसकी स्टडी की एंड साथ ही साथ कि वो कैसे अरेंज्ड है, कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एटम के सेंटर में लोकेटेड होता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। पर कुछ जगह रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो अब अगर किसी ने कमी की है तो उसकी कमी सुधारने के लिए कोई ना कोई तो आगे आएगा। यानी बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हो तो कुछ लोग क्या करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट में कमियां निकालते हैं। वही प्रॉब्लम चलती थी साइंटिस्ट लोग के बीच में। अगर किसी ने कोई थ्योरी डिस्कवर कर ली तो उनके बीच में चलता था कि अरे इसने ये कैसे कर दिया, चलो अब इसके बारे में पढ़ के इसको हम टांग खींचते हैं। तो वहाँ पे वो चलता था। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन बोहर्स मॉडल को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है वो पढ़ना है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे वेव नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब फर्क क्या था, न्यूटन ने ये माना कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा उस वक्त डिबेट कंपटीशन था कि लाइट जो है ये वेव नेचर में है कि पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी था। न्यूटन से कहा नहीं, वेव नेचर नहीं होता है, पार्टिकल नेचर होता है, ये पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। पार्टिकल्स के फॉर्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे ये फोटोन ऐसे 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 पार कर, और वेव का मतलब होता है ये ऐसे, ठीक है। न्यूटन ने कहा ये वाला होता है कि, और इस थ्योरी के बेसिस पे यानी पार्टिकल नेचर के बेसिस पे उसने कई सारी थ्योरी भी एक्सप्लेन की, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप अपने क्लास 10th में स्टडी किए हैं। लेकिन न्यूटन की थ्योरी दो जगह फेल हो रही थी, वो था डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये दो टॉपिक होते हैं जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है। ये जो थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था पार्टिकल नेचर के थ्रू पे। कौन कौन सा, एक था डाइफ्रैक्शन और एक था इंटरफेरेंस। ये दो टॉपिक जो थे न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी पार्टिकल नेचर के थ्रू वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब जब न्यूटन के पार्टिकल नेचर ने इन दो थ्योरी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए तो वहाँ पे फिर आई वेव नेचर यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जेम्स मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने, जेम्स मैक्सवेल, ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब मूव करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करता है, जनरेट करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब वो मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करता है, जनरेट करता है। are produced and transmitted in the form of waves. These are also known as electromagnetic waves. उन्होंने उस waves को क्या नाम दे दिया, electromagnetic waves, ये नाम दिया, ठीक है। यानी इस थ्योरी, इसको कैसे समझा जाए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जस्ट सपोज ये वाला फिंगर जो है मेरा वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये क्या करता है, अपने डायरेक्शन के अपोजिट में ये वाला फिंगर शो करेगा इलेक्ट्रिक करंट और ये वाला शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, जनरेट करता है। यानी यदि एक एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यदि उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है या एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके एक्स एक्सिस में अगर वो है तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें वही बोल रहा है, अंडर एक्सीलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी इसको अगर समझा जाए तो जस्ट सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो उसके इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसके इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वो ऐसे जनरेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ कौन जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये उन्होंने कहा, उन्होंने इस वेव्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही होंगे,
ठीक है, सॉरी। अब वेव्स के कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही होंगे। अब कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। जो भी वेव्स हो, ठीक है, हर वेव के पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है वेवलेंथ और एक होता है फ्रीक्वेंसी। एक होती है वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और एक होती है फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास, सॉरी, एक होता है वेवलेंथ और एक होती है फ्रीक्वेंसी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये लैम्डा और ये म्यू, ठीक है। अगर मान लो ये कोई वेव इस तरह से चल रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट से कितने वेव्स पास आउट हो सकते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट से कितने वेव्स पास आउट होते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने एक पॉइंट बना दिया और मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट से कितने वेव्स पास आउट हो रहे हैं, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जितने भी हो जाए, नो आइडिया, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये जो बनता है, ये थ्रू, या हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं इसको। दो क्रस्ट के बीच में कितनी दूरी है उसको हम बोलते हैं वेव। उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। दो क्रस्ट के बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट है, जो कि है c, यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट। अब ये c क्या है? c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, यानी जिसको हम पर सेकेंड में भी जानते हैं। और जो आपका वेवलेंथ होता है लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ, उसकी यूनिट या तो आपका नैनोमीटर में होगी, या पिकोमीटर में होगी, या आर्मस्ट्रॉन्ग में होगी। अब नैनोमीटर का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन मैं मिटा रहा हूं। जैसे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, एंड 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा क्वेश्चन हो जहां आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आपको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और कहा जाए वेवलेंथ निकालना है। आपको तो c की वैल्यू मालूम है, 3 × 10⁸, तो आप वेवलेंथ कैसे निकालोगे? c/μ, यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। या तो अगर वेवलेंथ दी जाए और कहा जाए फ्रीक्वेंसी निकालो, तो म्यू को इधर कर दोगे, लैम्डा को नीचे कर दोगे, तो व्हाट आपको क्या मिल जाएगा कि दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक की कम हो रही है तो दूसरे की बढ़ रही है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जब उन्होंने ये सब खोज की तो उसमें एक और कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वेव नंबर। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स है कि कोई भी वेव्स यदि आपको दी जा रही है तो उसकी कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसे विबग्योर हम पढ़ते हैं, तो विबग्योर जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है। यानी जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब हम रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रेड की फ्रीक्वेंसी लीस्ट है और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी आप देख सकते हो जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसमें एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर।
जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू बार से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू बार से। इसका मतलब होता है कि आप एक यूनिट ऑफ लेंथ ले लो और उसमें कितनी वेवलेंथ बन रही है। आप एक 1 मीटर ले लो और उसमें कितनी ये वेवलेंथ फॉर्म हो रही है, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। जैसे इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे मान लो ये 1 मीटर है और जैसे सपोज कि मैंने इसको 1 मीटर ले लिया, अब मैं यहाँ से ऐसे बना रहा हूँ। ठीक, तो ये एक वेवलेंथ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। तो 1 यूनिट लेंथ में कितने वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? वेव नंबर। यानी ये 1/λ होता है, 1/λ होता है, ये इसका वेव नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। यानी उन्होंने, ये था किसी भी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक। अब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उन्होंने डेफिनेशन कही कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब कभी भी किसी ऐसी जगह पे मतलब एक्सीलरेट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 2 वर्ड्स मिलके बने, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये भी कहा कि जो लाइट वेव्स होती है, जो सन के से लाइट वेव्स आ रही है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे क्लासिफाइड टर्म्स, मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे उनके कुछ टाइप्स है रेडियो वेव्स, फिर है आपके माइक्रोवेव्स, फिर है इंफ्रारेड, फिर है विजिबल रेज, फिर है आपका यूवी रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। ये इनकी क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम ये जानते हैं कि वाइट लाइट को जब कभी भी प्रिज्म से पास करवाया जाता है, ठीक है, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है और वो 7 कलर्स यही होते हैं विबग्योर। ठीक है, यानी जब कभी भी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाया जाता है, ये प्रिज्म है और इसको वाइट लाइट को पास करवाया गया, तो ये क्या करता है? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है ना। यहाँ पे ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि रेड कब खत्म हो गया, ऑरेंज कब स्टार्ट हो गया, ऑरेंज कब ओवर हो गया, येलो कब स्टार्ट हो गया, येलो कब ओवर हो गया, ग्रीन कब स्टार्ट हो गया एंड सो ऑन। तो ये क्या बनता है? ये स्पेक्ट्रम बनता है। ये क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। ये तो किसका है? ये सारी लाइट्स हमको क्या है? विजिबल है। अब बहुत सारी ऐसी लाइट्स होती है या बहुत सारी ऐसी वेव्स होती है जो हमको विजिबल नहीं होती है। जस्ट सपोज कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन से किसी को कॉल करते हैं तो वो कॉल रिसीव करता है। अब वहाँ से वहाँ तक ट्रांसमिशन गया कैसे? वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिशन किया, लेकिन वो आपको वेव्स दिखती नहीं है, वो वेव्स आपको दिखती नहीं है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? इनविजिबल वेव्स, इनविजिबल रेस या इनविजिबल वेव्स। इनविजिबल वेव्स या इनविजिबल रेस, दोनों में से कुछ भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? बहुत सारे अब जब इनकी स्टडी करते हैं, जो मैंने आपसे कहा माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, तो इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, अब इसको कैसे डिवाइड किया गया? तो सबसे पहले आपका आता है इंफ्रारेड। ठीक है, अब इंफ्रारेड जो होते हैं ना, बेसिकली ये आपका टीवी रिमोट्स में यूज़ किए जाते हैं। टीवी रिमोट्स में क्या रहता है कि रिमोट से आपने बटन ऑन किया और टीवी ऑन हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है? आपको ट्रांसमिशन रेज दिख नहीं रहे हैं बट वो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंफ्रारेड क्या रहते हैं? नॉन विजिबल रहते हैं, वो हमको आंखों से नेकेड आई से क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद आता है आपका माइक्रोवेव। हाँ सॉरी सबसे पहले आपका आता है रेडियो वेव्स। सॉरी, यहाँ मैं मिस्टेकन हूँ। रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, फिर आता है यूवी रेज, फिर एक्स रेज एंड लास्ट में आता है गामा रेज।
ठीक है, रेज लिखना जरूरी रहता है। तो जब कभी भी आप रेडियो से गामा की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती है। ठीक है, इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तभी क्या होता है कि इनकी जो ट्रैवल करने की मतलब सबकी स्पीड एक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसकी स्पीड अलग है तो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या होता है, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, अब कि हम ऐसे बोल रहे हैं अभी एयर में, तो हमारी आवाज़ जाती है यहाँ से वहाँ तक, यानी इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मैं आपको पानी के अंदर डाल दूँ और बोलूँ कि वहाँ से बोलो, तो आपकी आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से वहाँ तक उसको मीडियम नहीं मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स does not require any medium to travel, अब आपका कमरा बंद हो, आपका कमरा ओपन हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप एरोप्लेन में हो, आप ट्रेन में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कॉल आना है मतलब कॉल आएगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फंक्शन होता है। तो जब आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, यानी कि आप यदि देख सकते हैं रेडियो वेव्स, यानी जो रेडियो स्टेशंस पे यूज़ होते हैं या टीवी एंटीनाज में जो यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। तो आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड या माइक्रोवेव्स का जो पार्ट ऑफ जो फंक्शन रहता है, जैसे आप रिमोट से कुछ बदल रहे हैं तो कभी कभी स्लो होता है बहुत। ठीक है, एंड जब आप मोबाइल में फंक्शन करते हैं तो काफ़ी तेज वेव्स पकड़ते हैं, तो वो उनका थोड़ा बहुत फंक्शन रहता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है मतलब उनका जो पार्ट ऑफ फंक्शन है वो और अच्छा लगे। ठीक है, और जब आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो इनकी जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज होती है। वेव लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा वेव लेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा की। सबसे कम किसकी है, इसकी। और यहाँ पे जो विजिबल आता है, ये जो रेज होते हैं इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी के बचे 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम का कुछ फंक्शन। ठीक है, जेम्स मैक्सवेल ने वेव नेचर ऑफ लाइट कह दिया कि भैया नहीं, वेव नेचर के होते हैं, उनके पास उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उनके पास उनकी वेव लेंथ होती है। पार्टिकल नेचर में तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया था उन्होंने। अब इस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया। क्या कर दिया, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, जो C = म्यू लैम्डा मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है या इसका न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो वेव थ्योरी के बेसिस पे ये दो तो एक्सप्लेन हो गए, पर और कुछ थ्योरी थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसमें से पहली थ्योरी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा था इसका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो कि एक्सप्लेन किया जा सकता था पार्टिकल नेचर ऑफ एटम से। यानी अब यहाँ पे इसकी भी कुछ कमी खल गई, और वहाँ पे कौन लीडर बन गया या कौन ज़्यादा इसको मैग्नीफाई कर दिया या कौन इसको ओवरलैप कर दिया, वो था आपका पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब कौन सी थ्योरी थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहली जो थ्योरी थी, सॉरी क्लास, पहली जो थ्योरी थी उसका था नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडीज, यानी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जस्ट अ सेकेंड। तो अब वेव थ्योरी की पहली जो ड्रॉबैक उसको जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी हम किसको बोलते हैं,
An ideal body which emits and absorbs the frequencies of radiation uniformly, frequencies of all radiation uniformly is called a black body. ठीक है. An ideal body which emits and absorbs frequency absorbs all frequencies of radiation, radiations uniformly is known as black body. जैसे ब्लैक कलर होता है ना, उसके ऊपर कोई भी कलर आप चढ़ा दो तो चढ़ता नहीं है. अगर आप कोई ब्लैक कपड़ा ले लो, उसके ऊपर आप नीला, हरा, पीला कोई भी मार्कर लगा दो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उसी प्रकार से ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडीज होती है, ज़रूरी नहीं कि वो ब्लैक कलर की हो, कोई भी हो सकती है, जो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट एंड एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहती है. जस्ट सपोज आपके पास एक आयरन है, आपने आयरन को क्या किया, हीट किया. ठीक है, मेरे पास एक आयरन है और आयरन को मैं हीट कर रहा हूँ. ठीक, जब मैं आयरन को हीट करता हूँ तो स्टार्टिंग में वो पहले रेड कलर देगा. ठीक है, धीरे धीरे वो जब उसको मैं हीट करूँगा तो जो वहाँ से जो जब कभी भी आप माचिस जलाते हैं तो आप देखते हैं कि लाल लपटें निकलती हैं, सेंटर में ब्लू कलर का रहता है. ठीक है, उसी प्रकार से जब कभी भी आप आयरन को हीट करते हो तो स्टार्टिंग में हमको कौन सा कलर मिलता है, रेड कलर की हमको वेव्स देखने को मिलती है जो जल रही निकलती हैं जो वहाँ से. ठीक, रेड के बाद धीरे धीरे डार्क रेड होता जाता है, डार्क रेड होता जाएगा. जब आप और ज़्यादा हीट करोगे तो ये वाइट कलर की वेव्स देना हमको शुरू कर देगा. फ्लेम्स जो होते हैं वाइट कलर में हो जाते हैं. एंड वाइट के बाद धीरे धीरे में आते आते ये ब्लू कलर में बदल जाता है. ये किस कलर में बदल जाता है, ब्लू कलर की रेस हमको ये देने लगता है. यानी पहले ये रेड दे रहा है, ठीक है, उसके बाद ये कौन सा दे रहा है, ये वाइट दे रहा है, और फिर उसके बाद ब्लू कलर में ये देना शुरू कर देता है. अब अगर मान लो कि वेव थ्योरी की बात चलती तो वेव में क्या होता कि एक ही वेव निकल रहा है, तरह तरह के वेव थोड़ी निकलेंगे. अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पढ़ा, या तो इंफ्रारेड हो, या तो माइक्रो, या तो रेडियो, या यूवी, या एक्स रे, या गामा रे, तो कोई एक ही निकलेगा ना. और गामा रेज जो निकले या एक्स रेज निकले, कलर तो एक ही होना चाहिए उनका. और साथ ही साथ अगर विजिबल बस होता तो वही हमको दिखती, बाकी तो नहीं दिखनी चाहिए थी. इसमें तो हमको फ्लेम्स जो है वो तो दिख रही है ना, कि पहले रेड फ्लेम्स मिल रहे हैं, फिर डार्क रेड मिल रहा है, फिर वाइट मिल रहा है, फिर ब्लू मिल रहा है. तो ये क्या होते हैं कि इनकी जो ये हमको शो करना चाहता है कि इस जो आयरन जो इतने समय से बाहर रखा हुआ था धूप में, उसने क्या किए, सन की सारी रेस क्या कर दी, ऑक्यूपाई कर ली. अब वेव्स के फॉर्म में की, पार्टिकल्स के फॉर्म में की, ये हमको नहीं पता. लेकिन जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है, धीरे धीरे पार्टिकल्स को धीरे धीरे छोड़ रहा है. इनका ये कहना था कि पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे निकल रहे हैं. पहले जितनी एनर्जी मिलनी थी एक पार्टिकल निकल गया, फिर जब एक्सेस ऑफ हीट हमने दे दी तो दूसरे पार्टिकल निकल गया, फिर और हीट दिया तो तीसरा पार्टिकल निकल रहा है, फिर चौथा निकल रहा है. तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया वेव थ्योरी कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, कि भी अगर निकलना था तो एक ही रेस निकलता ना, रेड हो रहा था तो रेड ही हमको दिखता, ब्लू हो रहा था तो ब्लू ही हमको दिखता. तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मीन्स दैट रेडिएशन एमिटेड. ठीक है, तो जब उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया तो उन्होंने ये एक ग्राफ बनाया इसके बारे में कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर था, फिर और बढ़ा रहे हैं ये T2 टेम्परेचर है, फिर और बढ़ा रहे हैं ये T3 टेम्परेचर है, फिर और बढ़ा रहे हैं और ये T4 टेम्परेचर है. ठीक है, ये आप आयरन को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, और ये है इसका वेवलेंथ. ठीक, और ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हो यानी आप उसको क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो.
ठीक है, जैसे आप चाय बनाने के लिए रखते हो, आप चाय को गर्म करते हो, यानी क्या कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो कि भाई सारे के सारे मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी कंबाइन कर जाओ और जल्दी से एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना दो। तो हीट देने का मतलब क्या, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। मैंने आयरन को हीट किया यानी क्या कर रहा हूँ, उसको एनर्जी दे रहा हूँ। तो पहले एक टेम्परेचर तक, जब टेम्परेचर T1 तक ऑक्यूपाई कर लिया तो पहले एक वेवलेंथ की रेज निकली, ठीक है, और वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक निकले और फिर धीरे धीरे उसके फ्लेम्स क्या हो गए, कम होने लगे। ठीक, जैसे ही वो टेम्परेचर T2 तक पहुंचा वो डार्क रेड वाला आ गया। क्या आ गया, डार्क रेड वाला आ गया। तो वो T2 टेम्परेचर तक पहुंचा और फिर एक मैक्सिमम पीक तक गया अपना कि इतना तक जाना है और फिर उसके बाद नीचे आना है। जैसे कोरोना के लिए हम नहीं कहते थे कि कोरोना एक पीक पॉइंट तक आएगा और फिर उसके बाद नीचे चलने लग जाएगा। जैसे हम मान लीजिए मॉर्निंग में जब एकदम फ्रेश मूड से काम करना शुरू करते हैं, एकदम हम धीरे धीरे काम करते करते एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हाँ एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी एनर्जी क्या होती है, डाउन होने लग जाती है। उसी प्रकार से जब रेस निकल रहे थे, ठीक है, तो एक पीक पॉइंट तक पहुंचे फिर कम होने लग गया, फिर एक पीक पॉइंट फिर कम, फिर एक पीक पॉइंट फिर कम। ये पीक पॉइंट तक पहुंचने के बाद इसकी रेस क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। ठीक है, तो आप भी इसमें देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ इट मीन रेडिएशन एमिटेड गोज फ्रॉम अ लोअर फ्रीक्वेंसी टू द हायर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है। एक लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी तक ये जाता है। यानी आप इसमें ये भी कह सकते हो, जब मैं विबग्योर की बात कर रहा था, ठीक है, मेरे को रेड से ब्लू तक आया, कहाँ आ गया, रेड से ब्लू तक आया, ये भी कहाँ चले गया, रेड से ब्लू। अब रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम, लेकिन रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। यानी जब कभी भी रेडिएशन के एमिशन की बात आए और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी तक क्या होता है, रेज एमिशन होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हायर से लोअर हो जाए कि पहले ब्लू निकलेगा बाद में रेड निकलेगा, ऐसा नहीं। एमिशन कैसे होगा कि पहले रेड निकले और बाद में ब्लू निकले। तो ये था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला। दूसरा था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमको जो थ्योरी मिली वो था कि किसी भी रेस की जो इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, कैसे, तो देखते हैं। वेट क्लास, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हाँ सॉरी क्लास। तो इसी में एक और थ्योरी आई कि मैंने अभी ऐसे आप लोगों को ये कहा कि इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब वो कैसे, इसमें एक थ्योरी आई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले रेड निकल रहा है बाद में ब्लू निकल रहा है। यानी जो रेडिएशंस का एमिशन हो रहा है वो लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी हो रहा है, यानी हायर वेवलेंथ टू, यानी फ्रीक्वेंसी के केस में तो बात ठीक बैठ रही है यार कि लोअर टू हायर जा रहा है, पर वेवलेंथ के केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि वेवलेंथ हायर से लोअर क्यों जा रही है ना। जैसे इसमें हम ये कह सकते थे कि फ्रीक्वेंसी तो हमारा लोअर टू हायर जा रहा है लेकिन वेवलेंथ तो हमारा हायर टू लोअर जा रहा है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपना लॉ दिया, उसको हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उन्होंने ये कहा कि जब कभी भी किसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जा रहा है और जो रेस का एमिशन हो रहा है और जिस टेम्परेचर के टेक्प्रेस कर रहा है ना और जो वेवलेंथ की रेज निकल रही है, यानी जब कभी भी आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस वेवलेंथ की रेज निकल रही है, वो टेम्परेचर और वो वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और वो जो कांस्टेंट की वैल्यू थी वो उन्होंने कहा 2.9 mmK के बराबर होती है। ये जो कांस्टेंट होता है ना ये हमेशा 2.9 मिलीमीटर केल्विन के बराबर होगी। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, वेवलेंथ की होती है तो मीटर, तो उन्होंने मिलीमीटर ले लिया, बात एक है। अब इसको समझिएगा, टेम्परेचर यहाँ पे T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 इज लेस देन T4। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो रेड वाला निकल रहा था ये λ1, ये λ2, ये λ3, ये λ4, यानी λ1 इज ग्रेटर देन λ2 इज ग्रेटर देन, यानी λ3 एंड ग्रेटर देन λ4।
है ना, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम है, और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी यहाँ बना दूँ और ये वेवलेंथ बना दूँ, है ना, टेम्परेचर T1 कम है लेकिन इसकी वेवलेंथ जाना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इसके बराबर आ गया। अब टेम्परेचर T2 ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ क्या होगा, कम हो गया, यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, फिर एक चीज़ बढ़ रही है तो कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ कम हो रही है, तभी इन दोनों का क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। यानी अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जस्ट सपोज कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमको पता है 12 इंटू 1 कितना होता है, 12। मान लीजिए ये टेम्परेचर था और ये वेवलेंथ था और ये टेम्परेचर था। ठीक है, अब मान लीजिए वेवलेंथ कम हो गई 4, टेम्परेचर हो गया 3, तो भी तो 12 आ रहा है। आप देख सकते हैं वेवलेंथ कम हुई लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अगेन वेवलेंथ कम हो गई, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अगेन वेवलेंथ कम हो गई और टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, 6 हो गया, तो कितना हो गया, 12। अब वेवलेंथ कम हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया, यानी 12 है, तो हर केस में कांस्टेंट आ रहा है। उसी प्रकार से वेवलेंथ कम हो रही है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसी वजह से ये कांस्टेंट आ रहा है। इसलिए क्या होता है कि जब कभी भी ये एमिशन टेक प्लेस करेगा तो फ्रिक्वेंसी हमेशा लोअर टू हायर जाएगी और वेवलेंथ हमेशा हायर टू लोअर जाएगी। अब यहाँ पे था कि ऐसे क्यों हो रहा है, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग रेज हमको मिल रही है, अलग अलग वेव्स मिल रही है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट आए, उसका नाम था प्लैंक्स, और उन्होंने थ्योरी दे दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने जो अपनी थ्योरी दी, उन्होंने ये दी, पहला था द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, ये याद रखिएगा आप लोग, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, डिसकंटिन्यूसली in the form of packets, in the form of small packets of energy called quantum, यहाँ पे टर्म आ जाता है क्वांटम, जिसको हम फोटॉन्स के बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट हम इसको फोटोन बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, जैसे कहीं कहीं आप लोग को ये थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। अब फोटॉन्स का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी या आप लोगों ने रामचरितमानस देखा होगा, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि वो क्या करते थे, बाण एक छोड़ते थे और 100 बाण निकलते थे, है ना। या फिर बाहुबली की मूवी में आपने देखा होगा कि वो एक साथ जो सैनिक थे, 100 के 100 सैनिक एक साथ बाण छोड़ रहे हैं। एक बाण को आप एक फोटॉन मानो तो सारी की सारी लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, फोटॉन के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। यानी आप उसको ऐसे फोटॉन्स के फॉर्म में बोल सकते हो कि जो ये फोटॉन्स के फॉर्म में जा रहे हैं, ये आगे 4 चल रहे हैं, पीछे और 4 चल रहे हैं, फिर और पीछे और 4 चल रहे हैं। ये उनका कहना था कि लाइट जो है इस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, इस फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर रही है। ये क्या हो जाता है, ये कंटिन्यूअस हो जाता है। और ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, बीच में गैप है। तो उन्होंने तो यही कहा था, रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली। ठीक है, पहले ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम या फिर फोटॉन। ठीक है, तो होप ये आपको क्लियर होगी। चलिए, उन्होंने कहा कि हर फोटॉन के पास एक एनर्जी है,
एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि फोटोन के पास वेवलेंथ है, ना ना, उन्होंने कहा कि फोटोन के पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, उसके पास क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, सी इज इक्वल टू म्यू लेमडा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, यानी जिसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, यानी ये किसी भी फोटोन की एक एनर्जी है। अब यहाँ पे ये एच क्या है, उन्होंने कहा कि एच जो है वो कांस्टेंट है, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी यूनिट होती है, सॉरी ये एच की वैल्यू कांस्टेंट है। यानी कहीं पे भी जब भी आप एनर्जी निकालोगे, यदि आपको दिया जाता है कि एक वेव है या कोई एक पार्टिकल है जिसका फ्रिक्वेंसी इतनी है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आपको ऐसे लगाना है। अब ये फॉर्मूला आप वेव्स में भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर में भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको दोनों में यूज़ करना रहेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट मैं रब कर रहा हूँ, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा थर्ड पॉइंट में द एनर्जी एमिटेड और absorbed by a body is always an integral multiple, an integral multiple। यानी जो E है वो एन एच म्यू के बराबर रहता है, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलती जाएगी। अगर एक फोटोन निकल रहे हैं तो h म्यू, दो फोटोन निकल रहे हैं तो 2h म्यू, तीन निकल रहे हैं तो 3h म्यू। अब उन्होंने इसी बेसिस पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा कि ब्लैक बॉडी ने क्या किया था, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की ना वो फोटोन्स के फॉर्म में की, ठीक है, पार्टिकल्स के फॉर्म में, पहले 4 है फिर 4 है फिर 4 है, ऐसे एब्जॉर्ब की। हर किसी की एनर्जी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। हर किसी फोटोन की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग। जरूरी थोड़ी मालूम है कि सारी फ्रीक्वेंसी एक समान है या अलग अलग है। तो उतनी एनर्जी जब उसको मिल रही है तो वो उसी एनर्जी के फोटॉन्स को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। जिस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है वो वॉयलेट में निकल रहे हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है वो रेड में निकल रहे हैं। इसीलिए लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसी जा रहे हैं। अब देखिएगा E इज इक्वल टू एच म्यू है, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रीक्वेंसी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जिस लाइट की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जिस लाइट की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखिए H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, बचा लैम्डा। तो ये था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर एग्जाम में आता है तो आपको तीनों पॉइंट लिखने रहेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और वो बोल रहे हैं कि आपको 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी है, 1 मोल फोटॉन। अब 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23। अब हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, NH म्यू। n की वैल्यू आपको दी गई है कि 1 मोल की निकालना है, यानी 1 मोल यानी इतने सारे फोटोन, यानी 6.022 × 10⁻23। h की वैल्यू मैंने आपको बता दी 6.626 × 10⁻34, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी क्या है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये बताइए, पहले तो हम ये साइंटिफिक नोटेशन वाले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो -34 और 14, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो -34 और 14 यानी -20, ठीक है, यानी
6.022 इंटू 6.626 इंटू 5 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻20। अब 23 और -20 दोनों प्लस कर दिया तो क्या बच जाएगा 10⁻3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है ये वाला, जब हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 199.44 किलो जूल पर मोल। ये है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, ये क्या है, किसी एक फोटोन की एनर्जी है। सिंपल सा फंडा मैं कैसे बता देता हूँ आपको। आपने 6 और 6 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। लेकिन हम डेसिमल को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो आ गया 199.44 जूल पर मोल में आता है। अब 10⁻³ लिखा है तो हमको भी पता है कि 1 किलो में कितना होता है 1000, है ना, चाहे वो किलोमीटर हो चाहे ग्राम हो, तो वो उसको हम लिखते हैं किलो जूल में। ठीक है, तो ये था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी का है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, सॉरी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक 100 वॉट का बल्ब है, बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑफ द बल्ब। आपको ये बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का है, वॉट को हम लिखते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। जैसे वॉट क्या होता था, जूल पर सेकेंड का मतलब पावर जो होता है ना, पावर जिसको हम बोलते हैं, पावर क्या होता था कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर की यूनिट वॉट भी होती थी, यानी वो एनर्जी आ गई आपका, है ना। ये क्या हो गया एनर्जी 100 जूल पर सेकेंड। आपको वेव लेंथ दी गई है कि कितने की वेव लेंथ की एमिट लाइट कर रहा है, 400 नैनोमीटर की, यानी 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी 2 जीरो इसको गायब कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब हमको पता है E इज इक्वल टू NH म्यू होता है, यानी E इज इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा, क्योंकि हमको यहाँ लेमडा दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, N नंबर ऑफ फोटॉन्स बोल रहा है ना कि 1 सेकंड में कितने निकलेंगे, तो N इज इक्वल टू E इंटू लेमडा अपॉन H इंटू C। E कितना है 100, लेमडा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 और H कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और C कितना है 3 इंटू 10⁻8। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो N की वैल्यू आती है वो है 2.01 इंटू 10⁻23 पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, इतने फोटॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमारे वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में है क्या, पहले वो पढ़ते हैं और फिर इसको करेक्ट कैसे किया गया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बनाई तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये किया कि जस्ट सपोज कि कोई मेटल सरफेस है, मेटल है, ये क्या है मेटल। उन्होंने ये देखा कि जब कभी भी कोई मेटल जो कि बाहर से, मतलब ये एक कैथोड रे ट्यूब में वो बंद है, ठीक है, जैसे भी हो, बाहर से इसको बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे भी, ठीक है, और जैसे ही इसमें कोई लाइट पड़ रही है तो तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एमिट आउट हो रहे हैं। तुरंत यहाँ से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई टाइम लैग नहीं है, जैसे लाइट पड़ रही है इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे लाइट पड़ रही है इलेक्ट्रॉन बाहर। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने ये डेफिनेशन दिया, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन of the atom of metal, it transfers this energy instantaneously to the electron during the collision and the electron gets ejected without any delay. इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
यानी when the ray strikes on the surface of the metal, the electrons are emitted out without any time lag is known as photoelectric effect. लेकिन ऐसी क्या इसमें प्रोसेस चल रहा है कि इसमें रेस पड़ रही हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल भी कर रहा है, इसकी वजह क्या थी? अब यहाँ पे प्लैंक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ कंडीशन मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। पहला था कि जैसे लाइट पड़ रही है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कोई टाइम लैग नहीं है, नो टाइम लैग कि कैसे लाइट पड़ रही है कैसे निकल रहा है, इसके बीच में कोई टाइम लैग नहीं था। दूसरा, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। अच्छा, ये इंटेंसिटी, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कराना हो तो आप इंटेंसिटी बढ़ा दो। आप क्या करो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, लाइट को चेंज मत नहीं करना है कि आप रेड से वॉयलेट में आ गए या किसी में आ गए या कुछ हो गया, नहीं। इनके में ये था कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, number of electrons increases, number of electrons emitted increases। अब ये कैसे समझिए, मान लो आपने बल्ब उठा लिया 10 वॉट का, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आपने बल्ब को चेंज कर दिया, आपने उठा लिया 50 वॉट का, फिर आप 100 वॉट में आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन क्या हो जाए, बढ़ते जा रहा है। आपने नेचर ऑफ द लाइट नहीं बदला, आपने क्या बदला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बदली, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो एमिशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे टेक प्लेस कर रहा था, ये एक्सप्लेन किया फिर आइंस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट ने। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, जो कि था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में क्या है। तो उससे पहले आप लोगों को आज अच्छे से वेव थ्योरी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी अच्छे से स्टडी करना है। E = hμ से रिलेटेड मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ऐसे और न्यूमेरिकल्स आपको देखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब कभी भी किसी मेटल सरफेस में कोई रेज स्ट्राइक कर रहे हैं तो बिना किसी टाइम लैग के वो क्या कर रहे हैं, तुरंत उसमें एमिट आउट हो रहा है। जैसे पहले ज़माने में कैसे मोबाइल आते थे कि आप फोटो क्लिक कर रहे हैं और वो आपको ऐसे कांस्टेंट रखना पड़ रहा है और वो जब तक पूरा सर्कल घूमता है फोटो क्लिक करता है काफ़ी टाइम। और प्रेजेंट जनरेशन में जो मॉडर्न फोन्स आते जा रहे हैं, आप क्लिक करिए और इंस्टेंट, कोई टाइम लैग नहीं, आप थोड़ा सा हिले उसने आपको हिलते हुए फोटो ले ली, वो फ़र्क था। यानी लाइट पड़ रही हो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये कैसे टेक प्लेस कर रहा है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ like my video, share with your friends as much as possible and also subscribe my channel so that you can get the regular notification कि मैं डेली क्लास अपलोड कर रहा हूँ। एंड थैंक यू।